Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another video. बहुत सारे लोग आप लोगों में से कह रहे थे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, या आप लोग को ये जानना था कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाए, और ख़ासकर पीएचडी के लिए। ओके, फॉर पीएचडी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत सारी जगह मांगा जाता है और आपको पीएचडी के लिए ज़रूरत है कि किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखा जाए या एसओपी को लिखा जाए। तो बेसिकली क्या है एसओपी, या हम ये कह लें कि एसओपी हमसे क्यों ले जाती है। और अगर आप मुझसे पूछें या अगर आप कहीं सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसओपी अपने आप में आपके एप्लीकेशन की इतनी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है जब बात आती है इंटरव्यूअर को या कमेटी को सेलेक्ट करने की, क्योंकि वो आपका पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका खुद की थिंकिंग है अपने बारे में, अपने जो आप फील्ड के लिए जा रहे हैं उसके बारे में, या किस तरीके से आप सोच रहे हैं, किस तरीके की आप चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं, या आप क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उन सारी चीज़ों के लिए एसओपी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गैदर किए हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठा करी हैं आपके लिए, तो आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपको बैठ जाना है आराम से, ठीक है, आराम से आपको बैठना है और ये सोचना है करीब अपने बारे में 10-15 मिनट, आधे घंटे, जितने आप खुद को देना चाहें, कि आपने अभी तक क्या किया है, आपने अभी तक क्या किया है, आपने अभी तक क्या अचीव किया है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लैब के बारे में अच्छी लगती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लैब के बारे में नहीं अच्छी लगती हैं, क्या ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लैब में काम करने का मौका मिले, या क्या ऐसा आप करना चाहेंगे अगर आपको अच्छी लैब में जाने का मौका मिले या किसी भी जगह जाने का मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से अपने दिमाग में बैठ के सोचनी होंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है, सिट बैक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। हु आर यू, वॉट हैव यू डन टिल नाउ एंड वॉट हैव यू अचीव्ड टिल नाउ। ओके, सबसे पहले आपको यही करना है। फिर आप मेरी मानिए, एसओपी को पहले आप रफली कहीं कॉपी में लिखिए, मतलब डायरेक्ट आप लैपटॉप पे टाइप मत करिए, मतलब कंप्यूटर पे टाइप मत करिए, आप पहले उसको कहीं नोटबुक में लिखिए पेन से, क्योंकि जब आप पेन से लिख रहे होते हो ना नोटबुक पे, तब जो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं आती जब आप टाइप करके लिख रहे होते हो। ठीक, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो आप एक बार कोशिश कर सकते हो पेन एंड पेपर यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो फिर उसके बाद आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं या किस तरीके से अपने एसओपी को आगे लेके जाना है। सबसे पहले तो एसओपी में आपको क्या चीज़ करनी है, एसओपी में आपको अपने बारे में बात करनी है। टॉक अबाउट योर सेल्फ। आपने क्या किया है, आपने पीजी यूजी में कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स ने किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया इस स्पेसिफिक जगह या इस स्पेसिफिक पीएचडी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कैसे। उसके बाद आपको ये बताना है कि व्हाई डू यू वांट दिस डिग्री लाइक पीएचडी, क्यों आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए, क्या आप इसके लिए मतलब क्या आपके लिए वर्थ है, या क्या आप इस डिग्री के लिए वर्थ हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपको उसमें बताना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ करने, कुछ 2 से 3 लाइन में आप बता सकते हैं कि क्या हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है या हम इसके लिए ज़रूरी हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे कि डिग्री आपके लिए ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी आपको यहाँ पे होगा अपने आप को ये शो करना कि हाँ मैं इस प्रोग्राम के लिए फ़िट हूँ। लेकिन वहीं पे ये चीज़ निकल आती है कि अगर आप ये शो कर रहे हो कि मैं इस प्रोग्राम के लिए फ़िट हूँ, तो आपको वो बात ध्यान देनी है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए फ़िट हूँ, बट मैं ही इस प्रोग्राम के लिए फ़िट नहीं हूँ। मतलब आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने आप को कोई बहुत बड़ा एकदम ये नहीं दिखा देना है कि बस आपका इंस्टीट्यूट अभी तक तो चल रहा था लेकिन वो मेरी वजह से और ज़्यादा चलने लगेगा, ठीक है, बस मैं उस इंस्टीट्यूट में आऊँगा और वो इंस्टीट्यूट का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि हाँ अगर मुझे ये मौका मिलता है तब मैं इस मौके को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, या इसको ऐसा करना
चाहूँगा। आप ये नहीं कर कहोगे कि मैं ही करूँगा, है ना। अपने आप पे इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद फिर बारी आती है कि आप ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनरोल हो रहे हो तो आपको रिसर्च पसंद भी है या नहीं, ठीक है। आप रिसर्च करना चाहते हो और आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग। पहली बात, अगर आप पीएचडी के लिए एसओपी लिख रहे हो तो वहाँ पे आप अपना टीचिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल भी शो ना करें, ठीक है। अगर आप अपना टीचिंग में इंटरेस्ट शो करेंगे और आप अप्लाई कर रहे हैं एक रिसर्च पोजीशन के लिए तो वहीं पे आपका आधा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होंगे, जो भी कमेटी होगी, वो ये कहेगी कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप कैसे रिसर्च फील्ड में मतलब सर्वाइव करोगे, कैसे सस्टेन करोगे। वो आपको हायर कर लेंगे, आप छोड़ के टीचिंग करने चले जाओगे, ठीक है। या आप पीएचडी करने के बाद भी टीचिंग करना चाह रहे हो तो वो सोचेंगे कि आप टीचिंग के पर्सपेक्टिव से ही रिसर्च में आए हो, तो उस तरीके से वो आपके लिए गलत हो जाएगा। अगर आप पीएचडी में रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टीचिंग में अपना इंटरेस्ट शो मत करना। इसके अलावा अपनी कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस और स्किल सेट्स आपको इंक्लूड करनी है। लाइक आप पीसीआर यूज़ कर लेते हो, आप एनएमआर यूज़ कर लेते हो, ठीक है। आप मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर लेते हो, आप यूवी स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर लेते हो। आपने ये कुछ स्किल्स हैं आपके पास, जैसे कि आप अगर आपको कोई डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करना है, जो आपने अपने यूजी पीजी में किया हुआ है, कुछ आपको प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करना है, ये कुछ चीज़ें लैब से ओरिएंटेड जो आप कर सकते हो और जिस जगह पे आप स्पेसिफिकली जा रहे हो वहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान देते हुए आप अपना जो रिसर्च एक्सपीरियंस है और स्किल सेट है उसको वहाँ पे ले जाइए। फिर एक और ज़रूरी बात, बहुत लोग कहते हैं साइंस में ग्रामेटिकल एरर्स मायने नहीं रखती, लेकिन एसओपी में रखती हैं। एसओपी के लिए आपको ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी, आप जहाँ भी देख लोगे। आप कोशिश करिए ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल ही ना हो या बहुत ही कम हो, और इसके लिए आपको बार बार अपना लिखा हुआ चेक करना पड़ेगा। आप खुद भी चेक करिए और किसी और से भी चेक करवाइए, ठीक है। और कोशिश करिए ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी ना हो। और एक बहुत ही फाइनल, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट कि डोंट फॉरगेट टू थैंक मी, उसमें मत करिएगा, मन में कर लीजिएगा, ओके। ये वाला आप खैर इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा आपके कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे अक्सर कर देते हैं, तो मैंने वो इंक्लूड कर दी। कहीं आप बैठो लिखने के लिए और फिर ये कॉमन मिस्टेक्स करो। कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं? टॉकिंग टू मच अबाउट योर चाइल्डहुड फैंटेसीज, बहुत ज़्यादा अपने बचपन की फैंटेसीज के बारे में नहीं बताना कि मैं तो बचपन से ही चाहता था कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा बना दूंगा, एक नया क्लोन बना दूंगा, एक इंसान बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक। बीटिंग अराउंड द बश एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू योर करियर गोल्स, आपके जो करियर गोल्स हैं आप उन पे फोकस करिए। इसके अलावा अगर आप बताओ मैं फ्यूचर में ये कर लूँगा, मैं फ्यूचर में वो कर दूंगा, मैं फ्यूचर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर आप ऐसे जाओगे तो वो चीज़ आपके पूरे एसओपी को ख़राब कर देगी। और बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, बहुत कम नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। आप ज़्यादा लिखोगे तब भी गलत है, कम लिखोगे तब भी गलत है। एग्जैक्टली जितना चाहिए आप उतना ही लिखिए। और आपको सेकंड ओपिनियन भी लेनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सेकंड ओपिनियन नहीं लेते, खुद लिखा और फिर कहा कि चलो बस ठीक है, हो गया, यही अच्छा है। लेकिन आप सेकंड ओपिनियन लोगे तो उसको भी पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। और हाँ, जाहिर सी बात है किसी ऐसे बंदे से आप लीजिएगा सेकंड ओपिनियन जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। मतलब अगर आप लिख रहे हो कि हाँ मैं एक सेल को, ऐसे सेल को कल्चर लगा के इस सेल का पूरी एक सेल लाइन बना लूँगा और उस सेल लाइन को बनाने के बाद मैं वहाँ से ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने लगूंगा, ये बनाने लगूंगा, तो लैब में वो चीज़ हो सकती है या नहीं? आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम पे बनाने लगे अपने परफ्यूम, ठीक है। तो अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर सारे परफ्यूम ऐसे ही लैब में बन पाते तो क्यों इतने महंगे बिकते, 2-2 रुपये में बिक रहे होते, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपको ध्यान देनी है कौन सी चीज़ हो सकती है और कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है। फिर आप जिस लैब में जा रहे हो उस लैब के हिसाब से आप अपना जो ऑप्शन है, जो करियर गोल है, वो सारी चीज़ें वैसे लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको रिसर्च करनी है, किस तरीके की रिसर्च करनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं होना है बिगनिंग और कंक्लूजन में। लाइक मैंने ये किया तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मतलब मैंने यूजी पीजी में ये डिग्री ली तो मैं इस पीएचडी डिग्री के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं ये करूँगा। कंक्लूजन अगर आप ऐसे दे दोगे कि हाँ इन बातों के हिसाब से मैं खुद को इसके लिए एलिजिबल मांगता हूँ, तो वो भी आप डायरेक्ट इंक्लूड नहीं करो, ठीक है।
आप कुछ भी घुमा फिरा के उसको यूज़ करो और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि हाँ मैंने तो एनएमआर भी करी हुई है, 100 बार मेरे घर में रखा हुआ है एनएमआर, जब चाहता हूँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना। हालांकि ऐसे कोई नहीं बोलता घर में रखा है, लेकिन मतलब उसका ये है कि अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है तो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने सैम्पल एसओपी रखी हुई है और ये जिस वेबसाइट से मैंने ली है सैम्पल एसओपी, वहाँ की वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये एसओपी पीएचडी के लिए है फार्मेसी में, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसको पढ़ सकते हो लेके, है ना, कि किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। और वेबसाइट का लिंक जो मैं आपको दूंगा वो भी आप खोल के चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। और उस वेबसाइट पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली जो टॉप क्लीशेस लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी एसओपी में, जो कि आपको अवॉइड करने हैं जब आप अपनी एसओपी को लिख रहे हो। कौन से क्लीशेस हैं वो, कौन से क्लीशे लाइन्स हैं? सिंस आई वॉज 5 आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन, ये आपको नहीं करना। 5 साल के थे आप तब क्या ही जानते थे पीएचडी क्या होता है। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन, ठीक है, तो आपको ये सब नहीं लिखना है कि करेंटली स्टडीइंग ये पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। आई एम ए, उसके बाद फिर आप बताओ कि हाँ मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं वैसा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं सबको सब कुछ लुटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं लिखना, ठीक है। और आपको रिवॉर्डिंग चैलेंजिंग करियर नहीं देना कि पीएचडी इज़ अ रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग करियर, मतलब आप उस करियर पे डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते। आपके लिए क्या मायने रखती है वो अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्ट उस पर हिट नहीं करोगे, ठीक। फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर प्रोफेशन और करियर हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ माई इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक चीज़ पर फोकस जा रहे थे और आपको वही चीज़ जीवन में मिल गई, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हो, ओके। सो इट इज़ अ प्रोफेशन आई हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन विथ। तो बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको एग्जैक्ट फोकस नहीं होना कि हाँ यही करना था और यही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, ये साफ साफ झूठ लगेगा। आई हैव ऑलवेज बीन डिटरमिन्ड इन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंसर रिसर्च के लिए जा रहे हो तो आई हैव ऑलवेज बीन डिटरमिन्ड इन कैंसर रिसर्च। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बचपन से कैंसर रिसर्च के बारे में ही सोचा, ठीक है। और एक छोटा सा मतलब सजेशन कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कैंसर रिसर्च के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप कोई छोटा सा बैकग्राउंड भी लगा सकते हो कि आपकी लाइफ में एक ये इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको कैंसर रिसर्च में या कैंसर फील्ड में इंटरेस्ट आया। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली या रिलेटिव के कोई ऐसे डिजीज़ हुई हो या आपको वहाँ से इंटरेस्ट आया हो कि मैं इसको क्यों नहीं क्योर कर सकता या इसका क्यों नहीं अभी तक क्योर निकला, ठीक है। तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा क्लीशे नहीं लगेगा, ओके। तो बेसिकली आप सब लोग पूछ रहे थे कि ACTREC जो है हमारा एक्ट्रैक जो हमारा एग्जामिनेशन है JRF 2022 उसमें SOP कैसे लिखे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको साइट पे चले जाना है। आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुका है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कोशिश करनी है कि आपको रिसर्च एरिया में जाना है, बेसिक रिसर्च एरियाज आपको देखने हैं और इसमें आपको देखने कौन से बेसिक रिसर्च एरियाज आपके पास हैं। सामने अगर आप रिसर्च एरिया में देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर फंक्शन ऑल्टरेशन है, सेल एंड ट्यूमर बायोलॉजी है, कार्सिनोजेनेसिस एंड जीनोम बायोलॉजी, प्रिसीजन एंड मेडिसिन है, आपके पास थेरेपी रेजिस्टेंट एंड स्टेम बायोलॉजी है, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी है, कैंसर थेरानोटिक्स एंड क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी है, एनिमल ऑन्कोलॉजी है। इन चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो, मतलब इन टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी SOP को डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर पब्लिकेशंस पे जाने की कोशिश करोगे तो आपके सामने पब्लिकेशन की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से काम या किस लेवल के काम उस इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली हो रहे हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एरेस का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा खासा काम जो है हमको इस लैब में होता हुआ मिल रहा है, तो स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड आप अपनी SOP बना सकते हो कि हाँ हम इस चीज़ को आगे जाके वहाँ पे ले जा सकते हैं। मतलब इससे पता चलेगा कि आप कितनी गहराई तक अपने SOP को ले जा सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर आप इस लेवल तक ना भी जाओ तब भी अगर आप सिर्फ रिसर्च एरिया पे फोकस करो तब भी हमारे पास अच्छे खासे रिसर्च एरिया हैं एक्ट्रैक एग्जामिनेशन के लिए। और जिन बातों को मैंने बताया उनको फॉलो करते हुए आप एक्ट्रैक एग्जामिनेशन के इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं या इन टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे वीडियो, और अगर लगता है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाय बाय।